Brought to you by Rajnigandha. यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। हाल फिलहाल में शेयर बाजार के लिए कुछ अच्छी खबरें आई और कुछ बुरी। पहले हमने बाजार को बहुत बुरी तरह करेक्ट होते देखा। तब मुद्दा यह था कि डोनाल्ड ट्रंप खफा हैं, उन्होंने हमारे ऊपर बहुत तगड़े टैरिफ्स लगा रखे हैं, 50% के टैरिफ्स भारत पे लगा दिए। लेकिन उसके बाद जब ट्रेड डेवलपमेंट्स होनी शुरू हुई और जब जीएसटी रिफॉर्म्स की बात सामने निकल के आई तो फिर मार्केट निचले सिरों से संभलता हुआ नजर आया। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चाल चली है और उन्होंने H1B वीजा के ऊपर 1 लाख US डॉलर की फीस रख दी है। इसके क्या मायने हैं आईटी सेक्टर के लिए, और ऊपर से जो जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 आज से लागू हैं उसका क्या असर स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलेगा। इस पे बात करने के लिए अमरीश बालेगा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मार्केट एक्सपर्ट हैं, बहुत ही गहरी पकड़ रखते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट पे। अमरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना थैंक समय यू। देने के लिए। थैंक यू। सर, सबसे पहले मेरी और पूरी बिस्तक की टीम की ओर से आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स एंड विशिंग ऑल ऑफ यू वेरी हैप्पी नवरात्रि। सर, जैसे मैंने कहा कि मार्केट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन हाल फिलहाल में ना थोड़ा संभलते नजर आ रहे थे। निचले स्रोत से बहुत ही अच्छी वापसी की, 25,300 के लेवल को भी पार कर गया निफ्टी। लेकिन यहां पर आके इन लेवल्स पे आके फिर से थोड़ा सा सतर्क हो गए हैं ट्रेडर्स। और अभी जो सबसे बड़ी खबर है जो रूल कर रही है वो है ये कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से पता नहीं क्या कर गए। H1B वीजा के ऊपर 1 लाख US डॉलर की फीस, इसको आप कैसे देखते हो? अब कल ये क्लैरिफिकेशन आई कि ये सिर्फ वन टाइम फीस है। पर राइट। वन टाइम फीस भी क्यों है, क्या हो गया ऐसा? नहीं, देखिए, आई थिंक वेरी क्लियरली ही वांट्स टू प्रोटेक्ट अमेरिकन्स। और H1B वीजा बोल रहे थे कि इट इज बीन एब्यूज बाय आई मीन अदर कंट्रीज, स्पेशली इंडियंस। तो इसीलिए आई मीन देयर वाज अ टॉक कि देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ अ बार। तो उसका अनाउंसमेंट सैटरडे को आ गया। पर जिस हिसाब से उसका अनाउंसमेंट आया था, आई थिंक दैट वाज एक्सट्रीमली नेगेटिव। पर उसके बाद जो क्लैरिफिकेशंस आए, एटलीस्ट दैट इज सम अमाउंट ऑफ सिल्वर लाइनिंग। तो इमीडिएटली हम लोग देख रहे हैं कि एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है, पर इसका इमीडिएट इम्पैक्ट शायद बैलेंस शीट पे नहीं आएगा। आई थिंक दैट इम्पैक्ट विल बी फेल्ट ऑन द मीडियम टर्म, क्योंकि जो भी अभी H1B वीजा पे है, आई थिंक दैट कंटिन्यूज एज इट इज। उनके रिन्यूअल्स में इश्यूज नहीं होंगे। पर जो नए जो एम्प्लॉयज यहाँ से भेज रहे हैं, उनके लिए ये लागू होगा। सो आई थिंक द इम्पैक्ट वुड बी फेल्ट इन द लाइक मीडियम टर्म। पर लॉन्गर टर्म में मुझे लगता है कि इट कुड इनफैक्ट टर्न पॉजिटिव फॉर इंडिया, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच कैन बी डन। एक जो बात कर रहे हैं, नियर शोरिंग का बात कर रहे हैं, वेयर पीपल विल बी पॉसिबली प्लेस्ड इन मेक्सिको और कनाडा, और उन लोग वहाँ से पॉसिबली दे विल वर्क फॉर द यूएस क्लाइंट्स। दूसरी जो बात लोग छेड़ रहे हैं कि इट्स पॉसिबल दैट सम ऑफ द यूएस कंपनीज में शिफ्ट पार्ट ऑफ देयर R&D टू इंडिया। तो वो शायद काफ़ी पॉजिटिव होगा इंडिया के लिए ओवर लॉन्गर टर्म। और थर्ड एंड नॉट द लीस्ट, क्लियरली हम लोग लास्ट 2-3 डिकेड से यही बात कर रहे हैं कि इंडिया इज सीइंग ब्रेन ड्रेन। तो शायद इसके कारण रिवर्स ब्रेन ड्रेन भी शायद देख सकेंगे। सो दैट आल्सो शुड बी पॉजिटिव। पर इसकी ये सब, आई थिंक इफ इट हैज टू बी सक्सेसफुल, हम लोगों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट हैज टू इम्प्रूव। क्योंकि वी कांट एक्सपेक्ट पीपल टू बी लिविंग हियर वर्किंग लाइक द वे दे हैव बीन वर्किंग इन यूएस विदाउट द सॉर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी हो गई, जैसे आपने बोला रिवर्स ब्रेन ड्रेन के मौके इस समय इंडिया में हो सकता है कि बनते हुए नजर आए। और जो भी अमेरिका जाके काम करना चाहते थे स्टूडेंट्स या फिर एम्प्लॉयज, वो अब चुने कि यार भारत में ही रह लेते हैं, वहां की तो पॉलिसीज वैसे भी नहीं कुछ ज्यादा स्पष्ट हो रही। पर एब्सोल्युटली। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत विकास की जरूरत है। तो आईटी कंपनियां और आईटी स्टॉक्स के ऊपर अभी क्या व्यू रखना चाहिए? क्या ये मौका आएगा आ गया है कि खरीदारी करके चलें, या फिर थोड़ी तकलीफ शॉर्ट टर्म में बनी रहेगी अभी? नहीं, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में तो देखिए तकलीफ रहेगा। जैसे कि मैंने कहा था, शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंटल इश्यूज होंगे। सेंटिमेंट्स हैव बीन अफेक्टेड। उनके जो अर्निंग्स आ रहे हैं लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स भी देख रहे हैं कि आई मीन इट्स नॉट, वी आर नॉट सीइंग एन अपटिक। हर एक बार बोलते हैं कि नेक्स्ट 1 और 2 क्वार्टर्स में अपटिक मिलेगा, पर दैट वी आर नॉट बीन सीइंग। तो आई थिंक एटलीस्ट इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म जो वेटेज है आईटी का इन अ पोर्टफोलियो शुड बी केप्ट लो।
बट इट शुड बी केप्ट ऑन द रेडार, क्योंकि वॉट एवर सेड एंड डन, आईटी का जो टोटल वेटेज है निफ्टी में काफी हाई है. सो यू कांट इग्नोर आईटी, एंड दैट्स वन ऑफ आवर मेजर sort of revenue earners for India. So I think maybe we should keep a tab, and at possibly lower levels, और एक यहाँ से 10-15% और गिरता है, maybe at those levels it could become attractive. कंपनियां कह रही कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन बोल रहे हैं कि नहीं कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, परसिस्टेंट बोल रहे हैं ज्यादा नहीं पड़ेगा, कोफोर्ज बोल रहे हैं हमको तो पता था कि कुछ ऐसा हो जाएगा, तो उससे पहले ही हमने जो निर्भरता थी Absolutely. यूएस के ये जो H1B वीजा प्रोग्राम के ऊपर, इस पे कम करनी शुरू कर दी थी। तो कंपनियां तो बोल रही हैं, बहुत सारी मिड कैप कंपनियां बोल रही हैं कि कुछ ज्यादा असर नहीं आएगा। ये बड़ी वाली कंपनियों पे क्या करें, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीटेक, विप्रो, टेक महिंद्रा? और उन पर भी मुझे मुझे लगता नहीं कि नहीं नहीं कि बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इमीडिएटली, इसलिए मैंने बोला था कि आई थिंक फाइनेंशियली इमीडिएट कुछ असर नहीं है, ये केवल सेंटिमेंटली नेगेटिव है, एट लीस्ट इन द शॉर्ट टर्म. मीडियम टर्म में शायद थोड़ा बहुत फाइनेंशियल असर पड़ सकता है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू सेंड फ्रेश टैलेंट टू यूएस, क्योंकि एक्सपेंसेस काफ़ी हाई है. आई मीन $1 lakh मीन्स 88 lakh rupees, which possibly could be more than what you are paying as a yearly salary to most of these people. तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट मीडियम टर्म में थोड़ा बहुत असर रहेगा, बट एट द सेम टाइम यदि जो ऑर्डर फ्लोज है वो भी यदि इंप्रूव नहीं होते हैं तो प्रेशर तो रहेगा स्टॉक्स पे. सर फिर तो ऐसे मूड माहौल में ये ट्रम्प की धमकियां जो है जारी रहेंगी, या फिर आपको लगता है कि भारत और यूएस की ट्रेड डील संभवतः जल्दी हो सकती है? आज पीयूष गोयल साहब भी यूएस जा रहे हैं, तो वहां से कुछ पॉजिटिव खबर एक्सपेक्टेड है क्या? पॉजिटिव खबर तो एक्सपेक्टेड है, पर आगे नहीं बोलना मुश्किल है, क्योंकि जिस हिसाब से नेगेटिव खबर आ रहे हैं वन आफ्टर अनदर फ्रॉम यूएस, क्योंकि ये जो यूएस लाइक टैरिफ एंड H1B वीसा अलोन नहीं है. इफ यू लुक अराउंड, दो जो चाबार पोर्ट का जो विड्रॉवल ऑफ ये दिया था, आई थिंक दैट इज ऑल्सो क्वाइट नेगेटिव फॉर इंडिया. और जो अभी सऊदी और पाकिस्तान के बीच में जो समझौता हुआ था, आई एम हाँ। श्योर यूएस इज इन्वॉल्व इन दैट, एंड दैट इज ऑल्सो नेगेटिव फॉर इंडिया. तो आई थिंक देर आर लॉट ऑफ नेगेटिव फ्लोज विच हैव बीन कमिंग फ्रॉम देयर. पर अभी भी होप है कि यूएस और इंडिया का कुछ ट्रेड डील हो, बिकॉज एंड ऑफ द डे यस इट्स बीन नेगेटिव फॉर इंडिया, पर इंडिया ने बेंड किया नहीं अभी तक. वी हैव बीन स्टैंडिंग आवर ग्राउंड, एंड आई थिंक दैट इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव, एंड दैट इज actually giving a very clear signal to US कि India is not going to bend come what may. तो मुझे लगता है कि फाइनली ट्रम्प साहब को यू टर्न लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं, एंड ही इज लुकिंग फॉर अ ऑनरेबल यू टर्न. तो शायद वो नवंबर तक हो जाए. तो मैं मार्केट वैल्यूएशंस पे भी पूछूंगा सवाल आपसे थोड़ी देर बाद, पहले तो ये बताओ जो दूसरा बड़ा मुद्दा है उसका क्या करें, जीएसटी रिफॉर्म 2.0। ये जो राइट. रिफॉर्म अभी जीएसटी 2.0 शुरू हुआ है आज से, प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों को संबोधित किया और उन्होंने बोला कि सभी देशवासियों का मुंह मीठा हो जाएगा नवरात्रि के पहले दिन। एब्सोल्युटली. और जीएसटी बचत उत्सव का नाम दिया है इसे, वो आज से शुरू हो रहा है जीएसटी बचत उत्सव, यानी कि जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो बहुत बहुत सस्ती हो जाएंगी। राइट. आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत को उन्होंने अपील की है, वो बोल रहे हैं जो घर में बना सकें उसको घर में ही बनाओ, यानी कि स्वदेशी अपनाओ। तो सर इसका असर इकोनॉमी पे आप कैसे देखते हैं? देखिए, लाइक लाइक ऑन द मार्केट, जीएसटी रिफॉर्म्स का जो बेनिफिट है वो तो शायद ऑलरेडी आ चुका है, बिकॉज राइट फ्रॉम मिडल ऑफ अगस्त इंडिपेंडेंस डे स्पीच में जब प्राइम मिनिस्टर जी ने बात किया था जीएसटी का, तब से वी हैव सीन दैट इफेक्ट ऑन द मार्केट्स एंड स्पेशली द कंजम्पशन स्टोरी. तो आई थिंक यहाँ से बिकॉज ऑफ दैट, आई मीन श्योरली इट इज सेंटिमेंटली पॉजिटिव, पर बहुत शायद ज़्यादा असर उसका नहीं पड़े. But surely going ahead, the next 2 quarters, consumption stocks or consumption sector का जो earnings है, that should improve, no doubt. But to a certain extent, discount हो चुका है. और जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत का, post this GST move, I think clearly if you look around, even someone like a US, यदि protectionism का बात कर रहे हैं, talking of promoting domestic manufacturing, I think we, with all the advantages which we have, demographic advantage जो है, looking at all this, we should clearly be looking at, inwards and looking at Atmanirbhar Bharat. I mean, across. So instead of importing wherever it's possible to manufacture in India, I think we should manufacture here. And more importantly, जो हम लोग हैं, जो consumers हैं, I think we should be promoting Indian goods. राइट, लेकिन अभी तक हमने तीन चीजें डिस्कस की हैं, H1B वीजा और डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं उनका असर ट्रेड डील पे, यूएस और भारत की ट्रेड डील,
और तीसरा जीएसटी रिफॉर्म। अब इन तीनों चीजों को देखते हुए हमारे बाजार कहाँ खड़े हैं? अभी 25,300 सब कुछ तो हो गया। तो अभी आपको वैल्यूएशंस क्या यहाँ पर स्ट्रेच नजर आ रही है, या फिर ये एक मौका है, बहुत बड़ा मौका, जो अगर अभी छोड़ दिया तो उसके बाद फिर स्टॉक मार्केट में सोचते रह जाएंगे कि उस समय क्यों नहीं इन्वेस्ट किया था? निवेशक क्या करे? देखिए, if you're talking of very long term, yes, I think, I mean, at any point of time, India is a investable sort of a market. पर ऑलरेडी हम लोग चल चुके हैं। आई मीन वी हैड सीन अ लो ऑफ क्लोजर टू 22,000 ऑन द निफ्टी। वहां से अब ये ऑलरेडी हम लोग 25,000 प्लस तक आ गए हैं। वी कैन गो टू 26,000, क्योंकि अभी मार्केट वैल्यूएशंस तो स्ट्रेच्ड मैं नहीं बोलूंगा। लास्ट ईयर क्लियरली वॉज स्ट्रेच्ड, पर अभी मार्केट मार्केट वैल्यूएशंस आर एक्सपेंसिव बट नॉट स्ट्रेच्ड। पर यहाँ से शायद बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं रहेगा, बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम द वैल्यूएशंस कम इनटू प्ले। क्योंकि लास्ट थोड़े महीनों में हमने देखा था कि इट इज लिक्विडिटी विच इज ड्राइविंग द मार्केट्स, एंड लिक्विडिटी कैन ड्राइव द मार्केट्स इन द शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टू मीडियम टर्म लिक्विडिटी कैन पुश। क्योंकि एंड ऑफ द डे मार्केट इज डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड काफी हाई है बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी, और इसीलिए मार्केट ऊपर जा रहा था डिस्पाइट द एफ आई सेलिंग विच वी आर सीन। पर मुझे लगता है कि 26,000 के ऊपर जाए, विच इट कैन एक्चुअली गो ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। पर एट दोज लेवल्स आई थिंक वैल्यूएशन कंसर्न्स विल कम इन। और अनलेस हम लोग देखते हैं कि अर्निंग्स की पेस, क्योंकि जो सितंबर के अर्निंग्स आएंगे नेक्स्ट मंथ, इवन दैट आई डोंट थिंक विल बी इनफ टू चीयर द मार्केट। शायद थोड़े बहुत और भी हम लोग डिसअपॉइंटमेंट देखेंगे, मे नॉट बी टू डिफरेंट देन व्हाट वी आर सीन इन जून। आई थिंक द फर्स्ट अपटिक जो हम लोग देख पाएंगे कुड बी फॉर द दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स एंड द मार्च रिजल्ट्स। तो दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स में यदि अपटिक आता है, आई थिंक दैट इज व्हाट कैन टेक द मार्केट्स टू द नेक्स्ट लेवल। तो मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ वी कुड सी 26,000, 26,200, शायद उस लेवल के आसपास कहीं हम लोग कंसोलिडेट करें, प्लस माइनस पॉसिबली अराउंड 500 to 800 पॉइंट्स, और मोर ऑन द माइनस साइड आई वुड से 25,200 to 26,200। आई थिंक दिस कुड बी द रेंज टिल द ईयर एंड। और उसके बाद यदि हम लोग दिसंबर अर्निंग्स में अच्छा खासा अपटिक देखते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज अनाउंस coming in December, शायद that could be the next trigger for the markets to move to the higher levels. So, I mean, for someone who is coming to the markets recently, I would say don't try and time the markets. Those who have a decent portfolio, मैं बोलूँगा शायद वो कंसोलिडेशन के वक्त शायद लेना चाहिए। कंसोलिडेशन के वक्त लें, लेकिन एक बैक टू माइंड ये है कि एफआईज तो खरीद रहे नहीं है अभी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके, बस राइट। बेचना थोड़ा रोक दिया है, थोड़ा सा स्पीड बेचने की रोकी है। एब्सोल्युटली। मार्केट की चढ़ने की रफ्तार को उतनी स्पीड भी नहीं पकड़ रही अभी। 25,000 के लेवल के ऊपर 25,200 को ब्रेकआउट मान के चल रहे थे, उसके बाद आके ऊपर फिर फंस गए हैं। और एक और चीज सोचने वाली है कि 27 सितंबर 2024 से ही टूटे थे बहुत बुरी तरीके से, तब हाई लगाया था 26,277, और उसके राइट। बाद से नीचे। तो सालगिरह पूरी होने वाली है सर, तो ये एक साल पूरा हो जाएगा 27 सितंबर को इस करेक्शन का, और अभी तक हमने वो वाले लेवल्स अटेम्प्ट नहीं करे हैं। तो आपको लगता है कि रिकॉर्ड स्तरों पर हमारे पास पोटेंशियल है कि हम इन सब रिफॉर्म्स के चलते, जीएसटी रिफॉर्म के चलते रिकॉर्ड स्तरों को एक बार दस्तक दें दिवाली से पहले? पॉसिबल। जैसे कि मैंने कहा था कि 26,000, 26,200 विच इज वेरी क्लोज टू द ऑल टाइम हाइज जो हमने देखा है। तो टेम्परली इट इज पॉसिबल कि हम लोग वो क्रॉस भी कर जाए, पर शायद वहां पे सस्टेन नहीं करे। और जब एफआई का बात करते हैं तो एफआई सेलिंग का ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ रहा है। आई मीन इफ दिस अमाउंट ऑफ सेलिंग हैड हैपेंड से 10 years बैक, तो शायद हम लोग का मार्केट्स एब्सोल्युटली क्रैश कर जाता था, पॉसिबली 40-50% भी क्रैश कर जाता था। पर डिस्पाइट दिस अमाउंट ऑफ सेलिंग जो हम लोग ने देखा है कि इट डिड नॉट गो डाउन बियॉन्ड 16-17%। द वर्स्ट, आई मीन जो हम लोग देखा है 26,200 प्लस से हम लोग 22,000 तक आए, विच इज अबाउट 17%, सो विच वॉज नॉट मच। और उसके बाद वी हैव सीन अ स्पिरिटेड रैली बैक। तो अभी यही क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एफआईआईज अगेन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो करेंगे इनका मतलब इंडिया में करेंगे, चुनेंगे, क्योंकि हम बार बार ये खबर सुनते हैं कि जापान ज्यादा अट्रैक्टिव है, चाइना ज्यादा अट्रैक्टिव है, इंडिया को इमर्जिंग मार्केट को तो अट्रैक्टिव नहीं समझ रहे हैं एफआईआईज। देखिए, आई मीन वी आर टॉकिंग ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स, बट सूनर देन लेटर इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, and you cannot ignore an economy which is growing at 7% plus, closer to 8%. आप थोड़े बहुत इग्नोर कर सकते हैं, मे बी फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, मे बी फॉर 1 or 2 years, बट इफ यू आर अ सीरियस इन्वेस्टर यू विल नॉट बी एबल टू इग्नोर द इंडियन इकोनॉमी।
आई मीन इफ इंडियन इकोनॉमी वाज द 10th or the 12th largest, ठीक है, बोल सकते थे कि यस यू कैन अफोर्ड टू इग्नोर, बट द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, इफ यू आर अ सीरियस इन्वेस्टर, यू कैनॉट इग्नोर. तो कभी ना कभी दे हैव टू कम बैक. एंड व्हेन दे कम बैक, आई थिंक दैट विल बी अ मेजर मेजर ट्रिगर फॉर द मार्केट्स, क्योंकि हम लोग का जो डोमेस्टिक लिक्विडिटी है वो भी है. along with that the FI liquidity comes in. I think we'll see markets at a different level. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शायद हम लोग दूसरी टाइप का वैल्यूएशन का बात करेंगे. आई थिंक हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस को थोड़ा पीछे छोड़ के आई थिंक वैल्यूएशंस आर गोइंग टू चेंज. मतलब हम महंगे वैल्यूएशंस पे ट्रेड करने को तैयार हैं, एब्सोल्युटली. फेयर टू स्लाइटली एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे। एब्सोल्युटली. तो फिर कौन से सेक्टर्स पे आप बुलिश हो, कहाँ पर आपको लगता है अर्निंग्स भी अच्छी आएंगी पोटेंशियली, यही मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे सेक्टर्स हैं, इन्हीं के साथ हो लेते हैं। सी मीडियम टर्म के एंगल से तो the ones which will get benefited because of consumption, I think they are the ones which will do well. तो the consumption stocks अपना FMCG, we are talking of white goods जहाँ पे जीएसटी काफी कम हो चुका है, ऑटोमोबाइल्स जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि काफी अच्छा डिमांड आ रहा है because of GST and also because of the festive season. Banks are the ones which will benefit. और banks में दूसरा बात जो होने वाला है, I think consolidation होने वाला है आगे जाके. I mean we should see the number of PSU banks possibly coming down to 5 or 6 banks from the current number. So I think overall, I think these are the sectors which should benefit. Or slightly in the longer term, we are talking of Make in India, and in that you cannot ignore defense. तो डिफेंस में हम लोगों ने काफी अच्छा करेक्शन देखा है. आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैव कम डाउन टू डिसेंट लेवल्स. तो इफ यू आर टॉकिंग ऑफ द नेक्स्ट 4-5 years, आई थिंक डिफेंस शुड बी द प्लेस टू बी इन. ये आमतौर पे ना आप बहुत कॉन्ट्रा प्ले सजेस्ट करते हो, इस बार आपने ऑटोज, जो पहली सबसे ज्यादा तेज चलने वाला सेक्टर था, उसी पे बेट। सर ये बहुत एक्सपेंसिव, मतलब बहुत तेज गति से ऊपर नहीं आ गए, कहाँ चलता था ऑटोज इतनी तेजी से जो इस बार चला है जीएसटी रिफॉर्म के चक्कर में। और अभी तो उतना कंपनियां बेच पाएंगी कि नहीं बेच पाएंगी ये भी तो देखने वाली बात है, लेकिन प्राइस कट कर दिए हैं, जीएसटी रिफॉर्म हो गया, ऑटो सेक्टर बहुत तेज चल गया है। एब्सोल्युटली. पर अभी भी मुझे लगता है कि एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 months to a year चलेगा, क्योंकि जो डिमांड आ रहा है ये काफी हाई है. कि सर स्टॉक्स भी बता दो फिर, तो ऐसे मैं ऐसे पूछता हूँ, स्टॉक्स में ना ऐसे कर दो कि हाँ. तीन लार्ज कैप स्टॉक्स और तीन मिड कैप स्टॉक्स जो आपको ठीक बहुत ठीक. बहुत पसंद है, विद नहीं प्रॉपर ठीक डिस्क्लेमर कि जो भी करेंगे अपने मर्जी से करेंगे, और एसआईपी लगा लेंगे तो बहुत बढ़िया, एक लेवल पे तो खरीदेंगे नहीं। तो पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए मिड टर्म के लिए? देखिए, फ्रॉम द कंजम्पशन बास्केट तो मैं बोलूँगा आईटीसी, जो अभी भी चला नहीं है. और इस पे जो प्रेशर रहा है बिकॉज ऑफ द आई मीन दैट सिन टैक्स, पर वो सिन टैक्स अभी तक लगा नहीं है. आई थिंक दैट शुड कम पॉसिबली पोस्ट मार्च. पर मुझे लगता है कि इट विल बी समथिंग लाइक जो हम लोग को डाउट था एसयूवीज पे, तो एसयूवी व्हीकल्स पे 40% का टैक्स लगाया है, पर पहले था 45%, 46% का टैक्स था. सो दे गॉट दैट बेनिफिट. तो सिमिलरली आई थिंक द सिन गुड्स का जो टैक्स है विच विल बी 40%, पर एज ऑफ नाउ आईटीसी इज पेइंग 54 to 55%, विच इज व्हाट द सिगरेट बायर्स आर पेइंग. तो वो शायद कम हो जाएगा वहां से. आई थिंक दैट शुड बी पॉजिटिव. एंड जो अपना एफएमसीजी पे जो अभी आई मीन छूट मिली है, दैट्स द अदर पॉजिटिव फॉर आईटीसी. बट द स्टॉक हैज स्टिल नॉट मूव्ड. तो मुझे लगता है कि दैट्स वन स्टॉक वेयर वी शुड सी अ डिसेंट अप मूव ओवर द नेक्स्ट 1 year. और दूसरा जो स्टॉक है जो जिसका जिक्र मैंने नहीं किया था, जिस सेक्टर का जिक्र नहीं किया था, दैट इज हिंदुस्तान जिंक मेटल्स पे. एंड हिंदुस्तान जिंक currently gets about 40% of its profits from silver. और जिस हिसाब से सिल्वर प्राइसेस बढ़े हैं, आई थिंक दैट शुड बी एक्सट्रीमली बी पॉजिटिव फॉर हिंदुस्तान जिंक. और दूसरा एक जो स्टॉक जो मैंने रिसेंटली चुना था, विच इज एबीबी. Again, it's a leader in electrification and automation. Or I think from the next 2 quarters, we should start seeing better order flows for the company. Margin expansion hoga. So here, in fact, I have a price target of about 6,325. मैं तो छह पूछे थे, मेरे को लगा था आप पोर्टफोलियो ज्यादा बड़ा बनाओगे, तो नहीं, मिक्स हो गया मिड कैप और लार्ज कैप, नहीं, आईटीसी, हिंजिंग और एबीबी। या तो आपने 3 स्टॉक मांगे थे, तो मैंने 3 स्टॉक. मैं तीन तीन करके मांगे थे कि लार्ज कैप में तीन और मिड कैप में तीन, तो मेरे को लगा कि देखिए, मिड कैप में अगेन आई वुड टॉक अबाउट अ स्टॉक लाइक अनूप इंजीनियरिंग, जो मैंने रिसेंटली रेकमेंड किया था. ये थोड़ा चल भी चुका है, पर आई वुड से दैट. मेरे ख्याल से ना ये पिछले हफ्ते आपकी पिक आई थी अनूप इंजीनियरिंग की, मैं बहुत ट्रैक कर रहा था इसको, और वो इस समय चल नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, तो मैंने कहा अमरीश सर ने बोला है तो कुछ होगा, मतलब नहीं, निश्चित रूप से एकदम से चला पिछले हफ्ते। एब्सोल्युटली. तो मैं बोलूंगा थोड़ा वेट करके, मे बी ऑन अ करेक्शन वन शुड बाय.
हम्म। क्योंकि यहाँ पे यदि हम लोग देखते हैं कि आई मीन EBITDA मार्जिन्स हैव बीन एक्सट्रीमली गुड एंड दे बीन कंसिस्टेंट। काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक पोजीशन है, करीब 600 crores का ऑर्डर बुक पोजीशन है, पाइपलाइन ऑफ अबाउट 1000 crores। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इस कंपनी में जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी काफी अच्छा है, अबाउट 95% ऑफ द डिलीवरीज आर ऑन टाइम। और यहाँ पे मेरा टारगेट बनता है करीब 3000 का, बिकॉज आई एम लुकिंग एट एन EPS ऑफ अबाउट 75 रुपीज फॉर FY 27। और दूसरा एक स्टॉक होगा शक्ति पंप्स, जो एक इंटीग्रेटेड प्लेयर है इन सोलर एंड इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड सबमर्सिबल पंप्स। और यहाँ पे जिस हिसाब का डिमांड है फॉर सोलर पंप्स इन इंडिया, आई थिंक दैट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर दिस कंपनी। और ये स्टॉक काफ़ी अच्छा करेक्ट किया है फ्रॉम हाई लेवल्स, बट इन द लास्ट 10-15 days इट हैज़ मूव, बट नॉट रियली आई मीन मूव टू लेवल्स वेयर इट वाज। सो आई थिंक यहाँ पे जो अपसाइड है, अबाउट 1100 का अपसाइड है यहाँ पे। आईटीसी हो गया, हिंजिंक हो गया, एबीबी, अनूप इंजीनियरिंग, शक्ति पंप्स। डिस्क्लेमर मैं ही आपकी तरफ से दे देता हूँ कि स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, अपना रिस्क एपेटाइट खुद देखिए, ड्यू Absolutely. डिलिजेंस कीजिए, और लॉन्ग टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट कीजिए। एक भाव पे लेने से कुछ नहीं होने वाला, टाइमिंग मत कीजिए। पर सर इसमें तो ना ऑटोज है ना बैंक्स, तो ऑटो बैंक्स में क्या पसंद है आपको, या फिर उसको अभी नहीं, नेगलेक्ट? ऑटो में वही पसंद है। आई थिंक वन शुड बी लुकिंग एट टू व्हीलर्स, हीरो मोटोकॉर्प एट द करंट लेवल्स, TVS भी इस लेवल पे काफी अच्छा लग रहा है। आई थिंक दीज आर टू टू बी लुक्ड एट। मारुति में भी अभी भी अपसाइड है, बट आई वुड से पॉसिबली वेट फॉर अ व्हाइल, क्योंकि काफी अच्छा चल चुका है। ओके, और बैंकिंग में ना ये निजी क्षेत्र के मुकाबले पीएसयू बैंक्स ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आप या कैसे देखते हैं पीएसयू को? और हाल फिलहाल में तो एसबीआई ने कमाल किया, एसबीआई का स्टॉक बहुत तेज गति से चला। जैसे कि मैंने कहा था, वी आर लुकिंग एट अ कंसोलिडेशन हैपनिंग इन PSU बैंक्स, और शायद उसी का थोड़ा बहुत इफेक्ट है। और मुझे लगता है कि द वंस विच विल एक्चुअली कंसोलिडेट एंड रिमेन बाय द सेम नेम, क्लियरली SBI है, और दूसरा होगा कैनरा बैंक। आई थिंक दीज आर द टू बैंक्स विच विल रिटेन द नेम, एंड सम ऑफ द अदर बैंक्स विल गेट मर्ज इनटू देम। ओके, राइट। सर पर हाल फिलहाल में एक ग्रुप है जिसके ऊपर खबरें फिर से आनी शुरू हुई है, वो है अदानी ग्रुप। हिंडनबर्ग केस में सेबी ने क्लीन चिट दे दिया अदानी ग्रुप को। अब आप ये अदानी के शेयर्स को कैसे देखते हो, और क्या ये जो ओवरहैंग है, रेगुलेटरी कंसर्न्स, ये राइट। पूरी तरीके से खत्म माने अदानी ग्रुप के ऊपर? निवेशकों को क्या करना चाहिए, क्या अभी शेयर्स खरीदें या फिर थोड़ा अभी और वेट करें? देखिए, एज ऑफ नाउ आई थिंक ऑल दैट ओवरहैंग इज ओवर। ये जो लास्ट बिट जो बाकी था, वो भी आ चुका है फ्रॉम सेबी। सो आई मीन, लाइक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, शायद देयर वाज वन बॉक्स टू बी टिक्ड, वो भी अभी टिक हो जाएगा, बिकॉज ऑफ विच आई थिंक वी कुड सी सम डिमांड कमिंग इन फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और उसके कारण दी स्टॉक्स कैन स्टिल मूव अप, ऑल्दो काफी अच्छे चल चुके हैं इन द लास्ट कपल ऑफ डेज, बट आई थिंक देयर स्टिल सम मोर अपसाइड। But as an investor, I would be a bit sort of a circumspect, and maybe I'll do. I mean, I'll buy based on research. और उसमें मुझे लगता है कि one stock which could be looked at is Adani Port. पर सर ये जो जितना भी हुआ अदानी ग्रुप में, हमने इतने सालों से इसको ट्रैक कर रहे हैं, तो निवेशकों का तो बहुत लॉस हो गया ना। वो वाले भाव तो नहीं आए जो जनवरी 2023 में आए थे। उसके बाद से तो हमने करेक्शन ही होती देखी, अब निचले स्तरों से चल रहे हैं। तो मुद्दा ये है कि जो निवेशक ऑलरेडी फंसे हुए हैं वो क्या करें, और क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स इन स्तरों पर की जा सकती है? दूसरा ये कि अभी तो ओवरहैंग सिर्फ रेगुलेटरी कंसर्न इंडिया में खत्म हुए हैं, Right. यूएस में तो अभी भी घूसखोरी का केस जो है वो चल रहा है अदानी ग्रुप के ऊपर। तो क्या सब कुछ ठीक हो गया, ये मानना सही रहेगा, या फिर थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए? देखिए, कभी भी सब कुछ ठीक होता नहीं है। सो एज ऑफ नाउ, एज फार एज आई मीन इंडियन रेगुलेटर्स आर कंसर्न, क्लीन चिट आ गया है। सो यू विल सी मोर ऑफ बाइंग फ्रॉम द लोकल म्यूचुअल फंड्स in these stocks. But you never know as to when the next bombshell can come. So, I mean, because of which I said, from a fundamental perspective, उसमें एक ही स्टॉक है जहाँ पे मैं थोड़ा बहुत बुलिश हूँ, which is Adani Ports. अच्छा, ये अदानी पावर स्प्लिट के बाद भी चढ़ा है आज। अदानी पावर तो गजब कर गया पिछले 2 3 दिन Absolutely. में। अच्छा, उसमें एक जीक्यूजी पार्टनर्स की तो बल्ले बल्ले हो रखी है। उन्होंने तो निचले लेवल लेके, एक हमारे यहाँ पर भी एलआईसी, एलआईसी का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में। Right. तो एज अ फंडामेंटल कंपनी एलआईसी कैसे लगती है अभी आपको? मैं ऐसे पूछ रहा हूँ स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि ना हम वो वाली कंपनी भी ट्रैक कर रहे हैं जहां पर अदानी ग्रुप पे भरोसा किया था कंपनियों ने खराब समय पे, Right. और अब स्टॉक चलने लग गए। But again, LIC के लिए दूसरा जो पॉजिटिव है is because of GST. यस। I think उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, that will be
cheaper as compared to what it was earlier. So I think life insurance sector overall should benefit, और LIC is the biggest player, तो clearly benefit करेगा. सर एक और स्टॉक है जो फोकस में है, आज तो स्टॉक स्पेसिफिक बात ज्यादा ही हो गई, उसमें ये है वोडा आइडिया। अब इस पे क्या करना चाहिए? वोडा आइडिया पे एजीआर हेयरिंग पिछली बार तो टल गई और अब शुक्रवार को होनी है। ये Right. एजीआर बकाये पे कोई बहुत बड़ी रिलीफ मिल सकती है क्या वोडा आइडिया को? ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों में एकदम से तेज हो गया, और अक्सर बाजार में ना पहले चीजें तेज हो जाती है, उसके बाद पता लगता है भैया ऐसा भी होने वाला था। अभी हमारे पास कोई खबर ही नहीं है, लेकिन स्टॉक सरेंडर नहीं कर रहा, स्टॉक निचले से तेज होता चला जा रहा है। निवेशक क्या करें, ऊपर फंसे हुए हैं। देखिए, एक मेरा थियरी है इसमें कि गवर्नमेंट कैन नॉट एफोर्ड टू हैव ओनली टू प्लेयर्स इन टेलीकॉम। बाकी तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, BSNL MTNL मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। ओनली टू प्लेयर्स रहेंगे तो शायद जो चीप रेट्स है वो शायद नहीं रहेंगे इंडिया में, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट फ्रॉम अ पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट। क्योंकि जो हम लोग पहले पोटैटो और ऑनियन का बात करते थे, आई थिंक द सेम थिंग इज एप्लीकेबल नाउ टू टेलीकॉम। सो मुझे लगता है कि वोडाफोन विल बी, एटलीस्ट द गवर्नमेंट विल इंश्योर कि वोडाफोन सर्वाइव्स। पर सर्वाइवल के बाद जो इन्वेस्टर्स देखते हैं कि प्रॉफिट्स कब होंगे, और मुझे लगता नहीं है कि जिस आई मीन द साइज ऑफ द इक्विटी and the size of their operation, इसमें I mean there's like it's a complete mismatch. तो मुझे लगता है कि we could see profits coming from Vodafone which will wipe out the old losses, शायद next 15-20 साल में भी शायद नहीं हो. So from that point of view, as an investment, surely I'll not recommend. पर ये यदि रिलीफ आता है, विच आई एम एक्सपेक्टिंग, शुड बी सेंटिमेंटली बी पॉजिटिव. सो फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, यदि आपका रिस्क एपिटाइट हाई है तो आप ले सकते हो, शायद 12-14 रुपया भी देख सकेंगे हम लोग इस स्टॉक में, इन केस दिस कम्स ट्रू. सर लास्ट क्वेश्चन यही होगा कि बहुत सारे आईपीओस भी आते चले जा रहे हैं। पिछली बार जब ऐसे आईपीओस की संख्या तेज हो गई थी ना, तब बाजार ने अपना टॉप लगाया था। तो अभी के क्वालिटी ऑफ पेपर्स आपको कैसे लग रहे हैं? लिस्टिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। राइट. और निवेशकों को क्या करना चाहिए? और दूसरा ये कि दिवाली से पहले क्या हम ऑल टाइम हाई लेवल्स छू लेंगे निफ्टी पे? नहीं, दिवाली से पहले शायद हम लोग ऑल टाइम हाई छू सकते हैं, और मे बी इमीडिएटली आफ्टर दिवाली, बट अराउंड दैट टाइम आई थिंक वी शुड सी दोज लेवल्स ऑफ 26,000 प्लस. और मुझे लगता नहीं कि ये जो IPOs आ रहे हैं दिस विल ड्रेन आउट लिक्विडिटी, क्योंकि अभी जो हम लोग लिक्विडिटी देख रहे हैं, आई डोंट थिंक वी हैव एवर, आई मीन एटलीस्ट आई हैव नॉट सीन दैट इन माय लाइफ टाइम. इवन इफ यू एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन, जो हिसाब से लिक्विडिटी आ रही है, इट्स द हाईएस्ट टिल डेट. तो मुझे लगता नहीं कि इट्स गोइंग टू अफेक्ट द मार्केट लिक्विडिटी गोइंग हेड. राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स थैंक फॉर। यू. थैंक यू. थैंक यू।